मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की एक आपदा फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है ग्रीनलैंड। स्पॉइलर आगे देखें और ध्यान रखें। हम देखते हैं कि एक विशाल इमारत के शीर्ष पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। दो आदमी कुछ देरी के बारे में बात कर रहे हैं। जो स्थिति से निराश है, बॉस जॉन है। कुछ देर बाद वह अपनी कार चलाते हुए रेडियो पर एक अंतरतारकीय धूमकेतु के बारे में सुन रहा है जो पृथ्वी के करीब से उड़ेगा। वह एक उपनगरीय पड़ोस में पहुंचता है और एक घर में जाने के लिए अनिच्छुक हो जाता है। वह एक कमरे में प्रवेश करता है जहां एक महिला दिखाई देती है। ट्रेडमिल पर उनकी पत्नी के साथ उनके बच्चे नाथन और उसके आने वाले जन्मदिन की पार्टी को लेकर अजीब बातचीत होती है। बेटा आता है और उसे देखने के लिए उत्साहित होता है। वे उसके कमरे में जाते हैं और क्लार्क नाम के आने वाले धूमकेतु के चित्र के बारे में बात करते हैं जो उसने बनाया था। बिस्तर पर लेटे हुए थे। पता चला कि लड़का मधुमेह रोगी है। वे जॉन के उसकी मां से अलग होने के बारे में बात करते हैं। बाद में वे तीनों एक बैठक कक्ष में धूमकेतु के बारे में समाचार सुन रहे हैं। अंतरतारकीय पिंड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और बन गया है। उस रात उसके पीछे बर्फ के कई टुकड़े फंसे हुए थे। उसे अगली सुबह घर में एक अतिथि कक्ष लेते हुए देखा गया। उसके पिता फिर से धूमकेतु के बारे में खबरें सुन रहे थे। वे कह रहे थे कि धूमकेतु के टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे, लेकिन चिंता करने का कोई कारण नहीं है। जब वह आने वाले पार्टी के सहयोगी के लिए ग्रिल साफ कर रहा था तो वह अंदर आता है और उसे बताता है कि उसे कुछ चीजें लेने के लिए स्टोर में जाने की जरूरत है। वह अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है और जबकि अभी भी पार्किंग स्थल पर हर कोई है। जब वे खरीदारी कर रहे थे तो आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि धूमकेतु दुकान के अंदर आ रहा है। जॉन को अपने फोन पर राष्ट्रपति का अलर्ट मिलता है और फिर एक स्वचालित कॉल आती है। स्टोर में किसी और को वही अलर्ट नहीं मिल रहा है। उन्हें सूचित किया जाता है कि वह अपनी पत्नी के साथ हैं और उनके बेटे को आपातकालीन आश्रय स्थानांतरण के लिए चुना गया है। वही अलर्ट घर के टीवी पर दिखाया गया है, लेकिन सहयोगी इसे नहीं देखता है। जॉन जल्दी से अपने बेटे के साथ स्टोर छोड़ देता है क्योंकि वे घर जा रहे हैं। वह सैन्य वाहनों और विमानों को दूसरी तरफ जाते हुए देखता है। वे घर पहुंचते हैं। लोग पहले से ही पार्टी के लिए एकत्र हो चुके होते हैं। जॉन रसोई में सहयोगी से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे भी वही चेतावनी मिली है। उसने उसे यह सोचकर खारिज कर दिया कि यह सिर्फ एक परीक्षण है, लेकिन वह उसे सेना के बारे में बताता है जिसे उसने रास्ते में देखा था। उसे संदेह था कि धूमकेतु के साथ क्या हो रहा है। वे दोनों लिविंग रूम में वापस आते हैं जहां हर कोई देख रहा है। समाचार धूमकेतु के एक हिस्से को अटलांटिक महासागर से टकराते हुए देखने की उम्मीद है। कोई भी चिंतित नहीं है क्योंकि टुकड़े की एक छवि टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाती है और जब बच्चे समुद्र में छप को देखने के इंतजार में एक के पास पहुंचते हैं तो गिनना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं होता है। एक पल के लिए हल्का भूकंप आया और जॉन घर से बाहर चला गया। उसने देखा कि पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा है। तभी अचानक एक बड़ा झटका उसके घर के अंदर भी महसूस हुआ। वह वापस अंदर आया और हर कोई डरा हुआ था, फिर भी खबर सुन रहा था। न्यूज़कास्टर ने घोषणा की कि टुकड़े ने फ्लोरिडा के एक शहर को एक झटके के साथ प्रभावित किया है जो हजारों मील तक गिरा था। शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था क्योंकि धूमकेतु से टकराने का एक कक्षीय शॉट समाचार पर दिखाया जा रहा था। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या और टुकड़े ग्रह से टकराएंगे। जॉन को एक और राष्ट्रपति अलर्ट मिलता है। कॉल उसके फोन और टीवी दोनों पर चलती है ताकि हर कोई देख सके कि संदेश क्या कहता है। किसी अन्य को वही संदेश नहीं मिल रहा है जिसमें कहा गया है कि जॉन अपने परिवार के अलावा किसी और को आश्रय में नहीं ले जा सकता है। उसके फोन पर विमान में प्रवेश करने के लिए एक सुरक्षा कोड है। बाकी लोग घबराकर चले जाते हैं। जॉन और सहयोगी चिंतित होकर पैकिंग कर रहे हैं कि क्या उनके पास लड़के के लिए पर्याप्त इंसुलिन होगा। बच्चा अपने दादाजी के बारे में पूछता है। सहयोगी खाना बना रहा है और जॉन के रूप में भयानक समाचार सुन रहा है। नाथन को लेने जाता है जो कहता है कि आकाश में आग लगी हुई है। सड़क से बाहर निकलते हुए वे देखते हैं कि उनके किसी भी दोस्त को वही कॉल नहीं आया। उनमें से एक ने परिवार को बताया कि समाचार रिपोर्ट कर रहा है कि ग्रह हत्यारा नामक धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा आएगा। 2 दिनों में पृथ्वी पर आ जाओ। जब वे जा रहे थे तो एक और पड़ोसी उनकी बेटी को ले जाने की भीख मांगते हुए उनके पास आया। जॉन ने मना कर दिया और वे कार में यह बहस करते हुए चले गए कि अगर वे उसे ले भी गए तो हो सकता है कि बाद में उन्हें एयरबेस से लौटा दिया। गाड़ी चला रहे लोगों को पहले से ही दुकानों को लूटते हुए देखा जाता है।
अचानक वे गाड़ी चलाते हैं और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो जाता है राजमार्ग पर और जॉन किनारे की सड़क लेते हुए दूसरे रास्ते पर चला जाता है। वे रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं जिसमें कहा गया है कि और भी प्रभाव हुए हैं और अन्य की भी आशंका है जो पूरे शहर को नष्ट कर सकते हैं या यहां तक कि विलुप्त होने के स्तर की घटना का कारण बन सकते हैं। एयरबेस की सुरक्षा सेना द्वारा की जा रही है। लोग दरवाजों के आसपास एकत्र हैं क्योंकि उन्हें परिवार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें भीड़ के बीच धकेल दिया जाता है और बारकोड के साथ प्रवेश की अनुमति दी जाती है। एक बार अंदर जाने के बाद उन्हें व्यक्तिगत पहचान के लिए रिस्टबैंड दिए जाते हैं और स्थानांतरित होने के लिए कहा जाता है। उनका सारा सामान एक छोटे बैग में रख दिया गया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि नाथन के लिए इंसुलिन खत्म हो गया है और जॉन उसे कार से लेने जाता है। सहयोगी सैनिकों को अपने पति के बारे में बताने जाता है, लेकिन उन्हें लड़के के मधुमेह के बारे में बताता है और एक समस्या पैदा करता है। उसे एक वरिष्ठ के पास ले जाया जाता है। अधिकारी ने उसे सूचित किया कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति विमान में नहीं बैठ सकता है। सहयोगी ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसे मना कर दिया गया। उसे और उसके बेटे को बेस से बाहर ले जाया गया। इस बीच जॉन वापस आ गया और विमान की ओर बढ़ गया। वे इस बात से अनजान हैं कि क्या हो रहा है। जॉन उड़ान भरने वाले विमानों में से एक में चढ़ता है और सहयोगी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वहां मौजूद यात्रियों में से एक को इंसुलिन दिखाई देता है और वह उसे पुरानी बीमारियों के बारे में नियमों के बारे में बताता है। जॉन घबरा जाता है और विमान को अचानक छोड़ने के लिए कहता है। बेस टूट जाता है और लोग सेना की ओर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जिस विमान में जॉन मौजूद था उसमें ईंधन रिसाव हो गया था, इसलिए वह सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है और भाग जाता है। विमान में विस्फोट हो जाता है और एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है। जॉन को पता चलता है कि उसके परिवार को अस्वीकार कर दिया गया है। उनमें से दो पहले से ही कार में वापस आ गए हैं। नाथन का इंसुलिन पहले से ही कम है। बेस के सामने अराजकता जारी है, इसलिए जॉन को कार में वापस आने में भी थोड़ा समय लगता है। एक बार वहां उसे सहयोगी से एक संदेश मिलता है कि वह नाथन को उसके पिता के पास ले जा रही है। जगह इतनी है कि जॉन सड़क पर उनके पीछे जाता है। वहां सहयोगी और लड़का एक फार्मेसी में जाते हैं। वह उसकी रक्त शर्करा की जांच करती है और वे उसके लिए इंसुलिन ढूंढने जाते हैं। अचानक एक गिरोह अंदर आता है और चारों ओर लोगों को मारने के लिए गोलीबारी शुरू कर देता है। वे भागने में सफल होते हैं और अंदर घुस जाते हैं। कुछ लोगों के साथ एक कार जो उन्हें उसके पिता के पास ले जाएगी युगल सहयोगी सवारी कर रहा है और अजीब तरह से बहुत तेजी से व्यवहार करना शुरू कर देता है। अंततः वे उसे कार से बाहर फेंक देते हैं, उसका कलाई का बैंड लेते हैं और उसे राजमार्ग पर फंसा हुआ छोड़कर अपने बेटे के साथ चले जाते हैं। इस बीच जॉन इतना भाग्यशाली होता है कि उसे उत्तर की ओर जाने के साथ साथ ट्रक के अंदर भी सवारी मिल जाती है। जॉन एक व्यक्ति कॉलिन के साथ बातचीत शुरू हो जाती है जो उसे बताता है कि वे कनाडा जा रहे हैं, जहां ड्राइवर किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसके पास एक विमान है और वह लोगों को आश्रयों में ले जा सकता है। जाहिर तौर पर सेना ने ग्रीनलैंड पर आश्रय स्थल स्थापित किए हैं। आदमी उसे ढूंढने के लिए कहता है उसका परिवार और उससे कनाडा में मिले ताकि वे एक विमान को दूसरे के पास ले जा सकें। ट्रक में मौजूद लोगों में से एक की नज़र जॉन के कलाई बैंड पर पड़ी और उसने मांग की कि जॉन इसे उसे दे दे, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के कारण ट्रक घूम गया और दुर्घटना में पीछे से आए लोगों को बाहर फेंक दिया गया। लड़ाई परवाह किए बिना जारी रही और जॉन ने उस आदमी को मार डाला। दुर्घटना में कॉलिन की मृत्यु हो गई। इस बीच सहयोगी को बेस की ओर एक और सवारी मिलती है जहां नाथन को ले जाने वाले लोग जा रहे थे। वह अभी भी उनके साथ सवारी करता हुआ देखा जाता है। जब वे पहले पड़ाव पर हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं और कलाई बैंड दिखा रहे होते हैं तो लड़का सिपाही से कहता है कि वे लोग उसके माता पिता नहीं हैं और सिपाही उन्हें अपने साथ ले जाता है और बाद में उसका सहयोगी भी वहां पहुंच जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक रुकते रुकते आखिरकार वह उसे ढूंढ लेती है और उसे सूचित किया जाता है कि उसे इंसुलिन दिया गया है। नर्स कहती है कि वह सहयोगी को उसके पिता के शहर तक सैन्य परिवहन खोजने में मदद करेगी और वह नाथन जॉन के ब्रेक के लिए दवा के साथ उसका पीछा करेगी। कुछ पानी और भोजन के लिए एक घर में वह तुरंत समाचार की जांच करता है और देखता है कि मुख्य प्रभाव 24 घंटे से कम समय में होने की उम्मीद है।
है। वह परिवार की कार की चाबियां ढूंढता है और उसे तेजी से सहयोगियों के पिता के पास ले जाता है। वह उसे अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए पाता है। उनकी बेटी के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर उसे और नाथन को खोजने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। इस बीच वे दोनों एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और घर पर फोन करते हैं। जॉन और उसके पिता उन्हें लेने हैं और परिवार आखिरकार एक साथ वापस आ जाता है। उनमें से घर वापस आते हैं और देखते हैं कि जॉन को आश्रयों के बारे में जो जानकारी मिली थी वह सच थी। उन्होंने अपने सहयोगी को आश्वस्त किया कि उन्हें कनाडा जाना चाहिए और अपनी किस्मत आजमानी चाहिए ताकि वे वहां यात्रा की तैयारी करें। दुर्भाग्य से वे अल्लाह के पिता को अपने साथ शामिल होने के लिए मना नहीं कर सके। अचानक धूमकेतु का एक विशाल टुकड़ा पास में गिर गया जिससे उन्हें तुरंत जाने के लिए प्रेरित किया गया। सहयोगी के पिता ने जॉन को बताया एक बंदूक और अलविदा कहते हुए पीछे रह जाते हैं। जॉन और सहयोगी ड्राइव के दौरान एक साथ रहने का वादा करते हुए फिर से जुड़ जाते हैं। वे सड़क पर नाकाबंदी के लिए रुकते हैं जब धूमकेतु से मलबा उनके चारों ओर गिरना शुरू हो जाता है। जॉन कारों की कतार से बाहर निकलते हैं लेकिन टुकड़े हर जगह गिर रहे हैं। सहयोगी नाथन को कवर करने के लिए पीछे आ जाता है जबकि जॉन आश्रय खोजने की कोशिश करता है। वे एक पुल के पास रुकते हैं जहां अन्य लोग भी छिपते हैं, लेकिन जॉन एक आदमी को जलती हुई कार से बाहर निकालने में मदद करने के लिए भागता है। बाद में उस रात वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और हवाई अड्डे की खोज करते समय वे कनाडा में जाते हैं। वे रेडियो सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पास अधिक समय नहीं है जब तक कि धूमकेतु का सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी से नहीं टकराता और 75 से अधिक जीवित चीजों को नष्ट कर देता है। जब वे गाड़ी चलाते हैं तो वे एक विमान को आते हुए देखते हैं। हवा और दूसरा लगभग उड़ान भर रहा था, इसलिए वे दूसरे का पीछा करते हैं। जॉन उसके ठीक सामने गाड़ी चलाकर विमान को रोकता है। पायलट उन्हें अंदर ले जाने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि वह पहले से ही पूरी क्षमता पर है, लेकिन वे उसे समझाने में सफल हो जाते हैं कि जॉन का एक सपना है बेहतर समय, और जब वह जागता है तो वे ग्रीनलैंड के करीब पहुंच रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जगह धूमकेतु से अप्रभावित है। एक क्षण बाद तक एक टुकड़ा पानी से टकराता है और एक झटका पैदा करता है जो विमान से टकराता है। दोनों इंजन विफल हो रहे हैं क्योंकि पायलट विमान को हवा में रखने की कोशिश कर रहा है। वे हवा में उड़ते हुए आसानी से उतरते हैं लेकिन ग्लेशियर से टकराते हैं। पायलट प्रभाव में फंस जाते हैं लेकिन जॉन उनकी मदद करने में सक्षम नहीं होते हैं। वह देखते हैं कि 1 मील दूर एक सैन्य विमान उतर रहा है, इसलिए वह विमान से लोगों को वहां दिखाते हैं और जब वे पहुंचते हैं तो एक सेना ट्रक उन्हें अंदर ले जाता है और उन्हें आश्रय स्थल तक ले जाता है। जब वे ग्रह के अंदर जा रहे होते हैं तो उन पर जानलेवा हमला होता है। प्रभाव कुछ ही मिनटों में उन तक पहुंच जाएगा और लोग अभी भी आश्रय के अंदर गहराई में जा रहे हैं। एक बार अंदर जाने के बाद वे प्रभाव के लिए तैयार हो जाते हैं और एक फ्लैशबैक देखा जाता है अपने पिछले जीवन में जब वे एक साथ खुश थे। 9 महीने बाद ग्रह उजाड़ हो गया है, शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। एक रेडियो सिग्नल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है और एक कनेक्शन स्थापित करता है जो प्राप्तकर्ता को सूचित करता है कि धूल जम गई है और कोई विकिरण नहीं है। आश्रय के दरवाजे खुलते हैं और पता चलता है कि परिवार अभी भी जीवित है और ग्रह के विनाश का सामना कर रहा है। आशा का प्रतीक वे एक पक्षी को बाहर उड़ते हुए देखते हैं और आश्रय से बाहर आना शुरू कर देते हैं जैसे ही पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखाई देती है। रेडियो सिग्नल दुनिया भर से संचार करते हैं। ग्रह पर हर जगह लोग अभी भी जीवित हैं। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और भी वीडियो देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।